6 221 मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ पार्थ। मुख्य बिंदु। तो वरिष्ठ पार्थ, क्या आपको यकीन है कि आपकी आंख बिल्कुल ठीक है। राधा को पार्थ को इस तरह चिढ़ाने की आदत थी। हालांकि उसकी और पार्थ की उम्र लगभग बराबर ही थी। पार्थ मंद मंद मुस्कराया और फिर उसने अपने धात्विक नेत्र कवच को हटा दिया, जिससे उसकी नीली आंख दिखाई देने लगी। जब राधा ने इस आंख को देखा तो उसका दिल कांप उठा और उसके अंदर की रक्त रेखा कुछ महसूस करने लगी। पेंग पेंग। पार्थ ने महसूस किया कि उसकी दाहिनी आंख की रक्त वाहिकाओं में रक्त की गति तेज हो गई है। इसलिए उसने जल्द ही नेत्र कवच को दोबारा अपनी आंखों पर बांध लिया। तो आपके पास भी यशराज भाई की तरह रक्त रेखा शक्ति है। अब आगे की कहानी। पार्थ के लिए यशराज की सलाह अनोखी और बिना किसी रोक टोक के थी। लेकिन पार्थ की प्रतिक्रिया भी विद्युत की तरह ही थी, बिल्कुल भावहीन, जैसे कि वो किसी लकड़ी का पुतला था। जिन शिष्यों को भी यशराज ने सलाह दी थी, उन सभी ने इसे स्वीकार किया था, फिर चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो। रजत चंद्र कबीले के सदस्यों को भी मुस्कुराकर उसकी प्रशंसा करनी पड़ी। दुनिया पर केवल शक्तिशाली लोगों का ही राज कर सकते हैं, ये साधना जगत का नियम था। यशराज युवा प्रतिभाओं के शिखर पर खड़ा था, इसलिए उसके पास दूसरों को सलाह देने की योग्यता थी। पार्थ भाई, विद्युत भाई, यशराज भाई सही कह रहे हैं। हमें इनकी सलाह को स्वीकार करना चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए, तभी हम सुधार कर सकते हैं। दक्ष ने सोचा कि पार्थ और विद्युत यशराज की सलाह से खुश नहीं थे, इसलिए उसने उन्हें प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। हालांकि हर कोई यही सोच रहा था कि यशराज बहुत घमंडी था, लेकिन उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि उसकी बातें पूरी तरह से गलत नहीं थी। लेकिन दक्ष को ये नहीं पता था कि आखिर पार्थ और विद्युत ने जवाब क्यों नहीं दिया। इसका कारण ये बिल्कुल नहीं था कि वे नाखुश थे, बल्कि वे जवाब देने में बहुत आलसी महसूस कर रहे थे। विद्युत हमेशा से ही भावहीन था और वो जानता था कि यशराज ने जो कहा था वो पूरी तरह से सच था। हालांकि वो यशराज को पसंद नहीं करता था, क्योंकि जब उसने यशराज को चुनौती दी थी, लेकिन यशराज ने उपहास पूर्वक लड़ने से मना कर दिया था। इससे विद्युत नाराज हो गया था। पार्थ की बात करें तो हालांकि वो भी यशराज को पसंद नहीं करता था, लेकिन वो जानता था कि यशराज उसे धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा था। पवन विद्युत हथेली मूल रूप से एक अधूरी तकनीक थी और हालांकि पार्थ ने इसे सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने इसमें अपनी वज्र शक्ति विरासत का ज्यादा उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए ये परिपूर्ण नहीं लग रहा था। यही कारण था कि यशराज ने कहा कि पार्थ का बिजली का उपयोग अधूरा था। इसके अलावा यशराज ने कहा था कि पार्थ की मानसिक ऊर्जा कौशल खराब था, खासकर जब उसकी तुलना प्राचीन कबीले के उस कौतुक से की जाए तो। वैसे भी पार्थ को मानसिक ऊर्जा तकनीक सीखते जुमा जुमा कुछ ही दिन हुए थे, और ये बात अगर यशराज को पता चलती तो शायद वो पार्थ की प्रतिभा देखकर बेहोश ही हो जाता। उसने कुछ दिनों में जो सुधार किए वे दूसरों के दसियों वर्षों के बराबर थे। अगर प्राचीन कबीले की विलक्षण प्रतिभाओं को ये पता होता तो वे शायद चुल्लू भर पानी में डूबकर आत्महत्या कर लेते। लेकिन यशराज को न तो बारीकियों का पता था और न ही पार्थ की उसे सीखने के समय के बारे में। उसने तो बस पार्थ की वर्तमान मानसिक ऊर्जा शक्ति की तुलना की थी और उसकी तुलना प्राचीन कबीले की उस कौतुक के साथ कर दी थी। ऐसा लगता है कि यशराज ने जो कहा वो सब सच है, लेकिन लोग सच सुनना पसंद नहीं करते हैं, खासकर जब वो बिना संयम के कहा जाता है। पार्थ ने यशराज की तेज आंखों की प्रशंसा की। इसका मतलब था कि यशराज को सभी की कमजोरियां नजर आ रही थीं। उसकी ताकत और अनुभव दूसरों से बहुत ज्यादा थी। यही कारण था कि वो चंद्रवंशी मिलन समारोह में शामिल होने के लिए अनिच्छुक था। पार्थ बिल्कुल भी नाखुश नहीं था। यशराज ने जो कहा था वो सब सच था, लेकिन यशराज को बारीकियों के बारे में पता नहीं था और उसने उसे कम करके आंका था। क्या यशराज भाई,
अधिक विस्तार में बता सकते हैं। पार्थ के चेहरे पर दिलचस्पी दिखाई दी। यशराज ने जिस प्रतिद्वंद्वी का जिक्र किया था, पार्थ उसके बारे में और अधिक जानना चाहता था। ललितेश 4 कौतुकों में सबसे रहस्यमय और भयानक है। उसके पास एक अद्वितीय रक्त रेखा है और उसने प्राचीन कबीले की सबसे शक्तिशाली तकनीक अदृश्य आंख का अभ्यास किया है। जब वो अपनी अदृश्य आंख का उपयोग करता है तो उसका विरोधी बस एक ही नजर से हार जाता है। जब यशराज ने ललितेश का जिक्र कर रहा था तो उसका चेहरा युद्ध की भावना से भरा हुआ था। जीतने के लिए बस एक नजर, ये तो बहुत भयानक है। इस दुनिया में ऐसा विचित्र कौशल कैसे हो सकता है? सभी शिष्य हैरानी से चिल्ला उठे। कोई भी उसकी अदृश्य आंख को नहीं रोक सकता है। जाहिर है, यहाँ तक कि 7वें सितारे के योद्धा भी उसकी एक झलक का सामना नहीं कर पाएंगे। यशराज ने एक गहरी सांस ली। अदृश्य आंख, पार्थ अपने मन में बड़बड़ाया। यद्यपि उसने हृदय नियंत्रक तकनीक प्राप्त की थी, लेकिन वो निश्चित रूप से अदृश्य आंख जितनी अच्छी नहीं थी। कोई भी कल्पना कर सकता था कि ललितेश मानसिक ऊर्जा के मामले में एक उच्च स्तर पहुंच चुका था। यदि दूसरे स्थान वाला ललितेश इतना भयानक है, तो पहले स्थान वाली कालिंदी कितनी ज्यादा मजबूत होगी। इस समय हर कोई 4 कौतों के प्रति सम्मान और सतर्कता से भरा हुआ था। यशराज भी इसका एक उदाहरण था। अपनी भयानक शक्ति के बावजूद भी वो 4 कौतुकों में अंतिम स्थान पर ही पहुंच पाया था। कालिंदी, ललितेश, जगजीत और यशराज, सभी को ये 4 नाम अच्छी तरह याद हो गए थे। वहां उपस्थित लगभग सभी शिष्यों को गठबंधन प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार था और विरोधी की स्थिति को पहले ही समझ लेना उनके लिए काफी अच्छी बात थी। 1 घंटे बाद चाय सत्र भी समाप्त हो गया, जो चंद्रवंशी मिलन समारोह के अंत का भी प्रतीक था। ठीक है, हम सब गठबंधन प्रतियोगिता में दोबारा मिलेंगे, यशराज ने खड़े होकर घोषणा की। उस रात सभी लोग शीत चंद्र कबीले में ठहरे। इस समय चांदनी रात में एक छोटे तालाब के पास पार्थ और राधा साथ साथ चल रहे थे। छोटी बिल्ली राधा के हाथों में किसी खरगोश के बच्चे की तरह एकदम शांति से बैठी थी, जबकि राधा उसे प्यार से सहला रही थी। तो वरिष्ठ पार्थ, क्या आपको यकीन है कि आपकी आंख बिल्कुल ठीक है? राधा को पार्थ को इस तरह चिढ़ाने की आदत थी। हालांकि उसकी और पार्थ की उम्र लगभग बराबर ही थी। तो आपके पास भी यशराज भाई की तरह रक्त रेखा शक्ति है। इस समय राधा बहुत ईर्ष्यालु लग रही थी। अतीत में पार्थ सामान्य क्षमता होने के बावजूद इतनी तेजी से साधना में वृद्धि कर लेता था, जिसे लेकर वो हमेशा ही जिज्ञासु रहती थी। लेकिन अब इसका जवाब सामने आ गया है। पार्थ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। उसके पास एक दुर्लभ रक्त रेखा थी और इसकी आंख को देखकर ऐसा लग रहा था कि पार्थ की रक्त रेखा शक्ति बहुत मजबूत थी। ईर्ष्या करने की कोई बात नहीं है। मेरे हिसाब से आपके शरीर में भी एक अद्वितीय रक्त रेखा है, पार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में? राधा ने उत्सुकता से पूछा। वास्तव में उसे भी अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में एक अजीब सा एहसास हो रहा था। दोनों ने कुछ देर बात की, जिसमें उन दोनों ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया और भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बात की। इसके बाद दोनों ने वापस जाने का फैसला किया। आप छोटे उस्ताद का ख्याल नहीं रखते? राधा ने छोटी बिल्ली के मासूम चेहरे को देखते हुए पार्थ से पूछा। इसकी शक्ल पर मत जाओ, ये बहुत शैतान है, पार्थ ने छोटी बिल्ली को घूरते हुए कहा। पार्थ की डरावनी आंखों को देखकर छोटी बिल्ली ने रोनी सी सूरत बनाकर राधा की ओर देखा, यहाँ तक कि उसकी आंखों में हल्के आंसू भी आ गए थे। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आपको आगे से इसका खास ध्यान रखना होगा, राधा ने आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, जिसे सुनकर छोटी बिल्ली के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, जैसे उसकी कोई बड़ी चाल सफल हो गई हो। ठीक है, पार्थ ने हार मानते हुए कहा, लेकिन जब उसने बिल्ली की कुटिल मुस्कान को देखा तो गुस्से में उसके कान पकड़ते हुए भंडारण कंगन में डाल दिया। इसके बाद
पार्थ ने राधा को उसके भवन तक छोड़ा और वहां से वापस अर्धचंद्र कबीले के अतिथि कक्ष की ओर चला गया। लेकिन पार्थ को अपनी आंखों से दूर जाते देख राधा के सुंदर चेहरे पर हल्की निराशा छा गई। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ पार्थ। दूसरे दिन की सुबह अर्धचंद्र कबीले के सदस्य वापस यात्रा के लिए उस विशाल सुनहरे चील पर सवार हो गए। 13 कबीलों के बीच होने वाली गठबंधन प्रतियोगिता के लिए अभी भी 5 महीने बाकी हैं। आप सभी को तैयार होने की जरूरत है, शीर्ष आचार्य की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर पार्थ पालथी मारकर बैठ गया और यात्रा के दौरान ही साधना शुरू कर दी। विद्युत और दक्ष भी शीर्ष आचार्य की बात से प्रभावित लग रहे थे और उन्होंने अपना सारा समय आत्मज्ञान प्राप्त करने में इस्तेमाल किया। इस बार चंद्रवंशी मिलन समारोह ने बाकी दोनों कबीलों को अर्धचंद्र कबीले की नई प्रतिभाओं से रूबरू कराया था। लेकिन चंद्रवंशी मिलन समारोह की वजह से दक्ष और बाकी दोनों को काफी प्रेरणा मिली थी। यशराज ने उन पर बहुत अधिक दबाव डाला था। दक्ष अभी भी इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ था कि वो गठबंधन प्रतियोगिता में केवल शीर्ष 20 में ही पहुंचने के काबिल था। जहां तक विद्युत की बात थी तो वो यशराज पर गुस्सा था। आखिर उसने विद्युत की चुनौती को इतनी बेशर्मी से अस्वीकार कर दिया था। लेकिन अगर पार्थ की बात थी तो वो इससे प्रेरित नहीं था। लेकिन उसने ये पता लगाने की कोशिश की कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मेरा साधना स्तर बहुत कम है, पार्थ ने सोचा। हालांकि वो इस समय चंद्रवंशी मिलन समारोह में उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ये भी सच था कि उसकी साधना बाकी सभी से कम थी। इसलिए पार्थ स्पष्ट था कि उसे किस दिशा में जाने की जरूरत है। 1. साधना स्तर को बढ़ाना। हर कौशल का आधार साधना ही था। जिसका साधना स्तर जितना ज्यादा होगा उसके पास नए कौशल सीखने के उतने ज्यादा अवसर होंगे। दूसरा, वज्र शक्ति विरासत। ये उसके कौशल का मूल स्रोत था और इसमें विस्तार करने पर वो अपनी शक्ति कई गुना बढ़ा सकता था। 3. मानसिक ऊर्जा कौशल। पार्थ को तीसरे बिंदु पर बहुत भरोसा था। साथ ही मानसिक ऊर्जा में उसकी प्रतिभा भी बहुत अधिक थी। ये तय था कि मानसिक ऊर्जा की शक्ति उसकी दाहिनी आंख की विशेषता थी। इसलिए पार्थ ने पहले से ही मानसिक ऊर्जा कौशल को अपनी दाहिनी आंख की क्षमता के साथ मिलाने का विचार बना लिया था। 4 कौतुकों में से एक, ललितेश, जिसने अदृश्य आंख को प्रशिक्षित किया था, केवल एक नजर देखने भर से प्रतिद्वंद्वी को मात देने की क्षमता रखता था। ये एक मानसिक ऊर्जा नेत्र कौशल था और इसने पार्थ को काफी प्रेरित भी किया। कबीले में वापस लौटते ही पार्थ ने साधना करने के लिए तुरंत एकांत में चला गया। दुनिया के असली मंच का सामना करते समय वो बिना तैयारी के जाने की हिम्मत नहीं की। अभी उसके पास कुल 5 महीने का समय था, जिसे न तो ज्यादा लंबा था और न ही छोटा कहा जा सकता था। वैसे भी आध्यात्मिक मंडल के योद्धाओं के लिए साधना में आगे बढ़ना काफी कठिन होता है। यशराज और दक्ष जैसे लोग जो आध्यात्मिक मंडल के 6ठे सितारे पर पहुंच गए थे, उनके लिए साधना में एक छोटा सा हिस्सा बढ़ाना भी काफी मुश्किल होगा। उनकी तुलना में पार्थ में, जो केवल 4थे सितारे पर ही था, सुधार की अधिक गुंजाइश थी। कबीले में लौटने के 1 महीने बाद पार्थ सफलतापूर्वक 4थे सितारे के चरम पर पहुंच गया था। चंद्रमहल प्रतियोगिता के बाद पार्थ के पास बड़ी मात्रा में अभ्यास संसाधन उपलब्ध हो गए थे और एक मूल शिष्य होने के नाते कबीले ने भी उसे कई चीजें दी थी। विशेष रूप से इस अवधि में कबीले ने उसे और अधिक सहायता प्रदान की। अब पार्थ सहस्त्रपर्ण ताल में लगातार साधना कर सकता था। सहस्त्रपर्ण ताल एक ऊर्जा संग्रहक सरणी से घिरा हुआ था, जिसकी वजह से तालाब ने खुद के अंदर बहुत सारी ऊर्जा सोख ली थी। इसलिए सहस्त्रपर्ण ताल में साधना करने पर कई गुना अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता था। समय पलक झपकते ही बीत गया और अब 13 कबीले की गठबंधन प्रतियोगिता शुरू होने में केवल 1 महीना ही बचा था।
और पार्थ एक महीने पहले ही आध्यात्मिक मंडल के 5वें सितारे में पहुंच गया था। लेकिन 5वें सितारे में पहुंचने के बाद उसकी प्रगति में एक अड़चन आ गई थी। इस समय में पार्थ ने वज्र शक्ति विरासत की पहली मंजिल को 30 से 40% तक समझ लिया था। दूसरी ओर उसकी पवन विद्युत हथेली एक बार फिर सिद्ध हो गई थी और पार्थ इसके छठे स्तर तक पहुंचने में सफल हो गया था। छठा स्तर मूल तकनीक का उच्चतम स्तर था। लेकिन पार्थ के सुधार के बाद अब इस स्तर पर उसकी जान को बिल्कुल भी खतरा नहीं था और न ही बिजली गिरने की कोई संभावना थी। मानसिक ऊर्जा के मामले में हृदय नियंत्रक तकनीक 2 महीने पहले ही पूरी तरह से सीख ली गई थी। इस समय उसकी साधना, वज्र शक्ति विरासत और मानसिक ऊर्जा सभी एक अड़चन तक पहुंच गए थे। इस दिन पार्थ एकांत से बाहर निकल आया। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ राधा की भावनाओं को कभी समझ पाएगा? और क्या कभी राधा के प्रति खुद की भावनाओं को समझ पाएगा? अब पार्थ की आगे की क्या योजना होगी? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। पवन विद्युत हथेली का छठा स्तर मुख्य बिंदु। पार्थ, क्या इसमें अभी भी ज्यादा खतरा है? शीर्ष आचार्य ने पूछा। पार्थ ने समझाया, मेरे सुधार करने के बाद इस तकनीक का खतरा कम हो गया है, लेकिन अब इसकी शक्ति केवल उच्च श्रेणी की नश्वर तकनीक के बराबर ही है। जब एक उच्च श्रेणी की नश्वर तकनीक को चरम स्तर तक प्रशिक्षित किया जाता है तो शक्ति भयानक होती है, खासकर जब उसमें बिजली की शक्ति शामिल हो। क्या इसमें आकाशीय बिजली को बुलाने की संभावना है? आचार्य अधीरा की आंखों ने उसे करीब से देखा। पार्थ के अनुसार हालांकि पवन विद्युत हथेली बहुत भयानक थी, लेकिन ये पहले जितना खतरनाक नहीं था। हाँ, पार्थ ने उत्तर दिया, ये सच है। ये सुनकर सभी ने ठंडी सांस ली। यहाँ तक कि कबीले की मुखिया और आचार्यों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा। अब आगे की कहानी। गठबंधन प्रतियोगिता शुरू होने में अभी 1 महीना बाकी था। पार्थ इस बार अपनी साधना से बाहर हो गए थे क्योंकि वे हर पहलू में एक अड़चन तक पहुंच गया था और उसे उस अड़चन से निकलने के लिए कुछ समाधान ढूंढने की जरूरत थी। हालांकि जब वो एकांत से बाहर आया तो अन्य शिष्यों और कबीले के उच्चाधिकारियों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो गया। ये सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि पार्थ गठबंधन प्रतियोगिता में एक प्रतिभागी था, बल्कि इसके अन्य कारणों भी थे। एक प्रमुख आचार्य के भवन के अंदर। गुरुदेव, पार्थ बाहर आ गया है, देवेंद्र ने क्रमशः कहा। जहां पर पार्थ पिछले 2 महीनों से साधना कर रहा था वहां से बिजली निकलती दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि वो पवन विद्युत हथेली के छठे स्तर तक पहुंचने की कोशिश करने वाला है। तुम जाओ और तुरंत विद्युत और केशव को इस बारे में बताओ। आचार्य अधीरा अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके खड़े थे। पिछले कई महीनों में पार्थ कठिन साधना कर रहा था और इस दौरान वो बहुत कम बाहर निकलता था, जो उसके पिछले अहंकारपूर्ण रवैये के बिल्कुल विपरीत था। जाहिर है, पार्थ की इमारत से अक्सर बिजली और गड़गड़ाहट की आवाज सुनी जा सकती थी। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि पार्थ पवन विद्युत हथेली के उच्चतम स्तर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अब तक केवल कुछ ही प्रतिभाएं पवन विद्युत हथेली को छठे स्तर तक प्रशिक्षित करने में कामयाब हुई थीं, जबकि अधिकांश लोगों ने या तो इसे बीच में ही छोड़ दिया था या फिर वो विकलांग हो गए थे। पवन विद्युत हथेली को उच्चतम स्तर तक प्रशिक्षित करने वाला आखिरी प्रतिभाशाली व्यक्ति भी बिजली गिरने से मारा गया था। कुछ दिन पहले पार्थ के भवन के ऊपर लगातार मंडराने वाली बिजली अचानक गायब हो गई थी। क्या वो सफल हो गया? अगर वो सफल हो गया तो क्या वो बिजली गिरने से मर जाएगा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, विशेषकर उसके शत्रुओं के लिए। अजीब बात यह थी कि इस दौरान शीर्ष आचार्य बेहद शांत थे। पार्थ को न रोकने के लिए शीर्ष आचार्य के पास कोई तो वजह होनी चाहिए। आचार्य अधीरा मंद बुद्धि नहीं था। वास्तव में
आचार्य अधिरा और कबीले की मुखिया 1 महीने पहले शीर्ष आचार्य के पास गए थे, जिससे पार्थ को पवन विद्युत हथेली के अभ्यास से रोका जा सके। आखिरकार पार्थ एक मूल शिष्य था और गठबंधन प्रतियोगिता में कबीला उस पर निर्भर था। लेकिन शीर्ष आचार्य ने ये कहते हुए अपना सिर हिला दिया था कि वो उसे रोक नहीं सकते, और उसने इसके बाद उन्होंने पार्थ की रक्षा के लिए कुछ लोगों को भी भेज दिया था। केद्रकंठ पर्वत। एक सुंदर महल के अंदर। क्या पार्थ एकांत से बाहर आ गया है? उसे तुरंत मुझसे मिलने के लिए कहो, अर्धचंद्र कबीले की मुखिया ने वृंदा और रोहिणी से कहा। गुरुदेव, आप उसे इतना महत्व क्यों दे रही है? रोहिणी ने उत्सुकता से पूछा। हालांकि पार्थ एक मूल शिष्य था, लेकिन वो केवल एक ही शिष्य था, यहाँ तक कि वो कबीले की मुखिया का शिष्य भी नहीं था। गठबंधन प्रतियोगिता में अभी भी 1 महीना है। प्राचीन कबीले के शिष्य बेहद शक्तिशाली हैं और कबीले में पार्थ ही एकमात्र शिष्य है जो मानसिक ऊर्जा में कुशल है। इतना कहकर अर्धचंद्र कबीले की मुखिया मुस्कुराई। तो ये बात है। रोहिणी तुरंत समझ गई। कबीले की मुखिया का हर कदम कबीले के लाभ के लिए ही था। अगर पार्थ बाकी शिष्यों को पहले ही मानसिक ऊर्जा के खिलाफ प्रतिरोध करना सिखा सकता है, तो उनके पास प्राचीन कबीले के खिलाफ जीत का एक बेहतरीन मौका होगा। कबीले की मुखिया के पार्थ को तुरंत बुलाने का कारण यह था कि वो डर गई थी कि पार्थ फिर से एकांतवास में न चला जाए। उसी समय पर शीर्ष आचार्य का भवन। पार्थ एकांत से बाहर आ गया है। शीर्ष आचार्य के चेहरे पर मिश्रित भाव थे, जिसमें थोड़ी चिंता भी थी और उम्मीद भी। पार्थ सफल हुआ या नहीं? क्या उसने पवन विद्युत हथेली के मृत्यु चक्र को पार कर लिया है? पार्थ को तुरंत बुलाओ, शीर्ष आचार्य ने आदेश दिया। गुरुदेव, कबीले की मुखिया ने भी कुछ लोगों को पार्थ भाई को खोजने के लिए भेजा है, दक्ष ने कहा। उसी समय पर जब पार्थ एकांतवास से बाहर निकला, तो पूरे कबीले का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो गया था। पार्थ की ताकत में वृद्धि के बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक था। शीर्ष 2 मूल शिष्यों, दक्ष और विद्युत, की साधना बहुत अधिक नहीं बढ़ी थी और वे एक अड़चन तक पहुंच गए थे। विद्युत को अभी भी 5वें सितारे के चरम तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना था, जबकि दक्ष अभी भी 6ठे सितारे पर था, लेकिन 6ठे सितारे की चोटी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, ये कोई भी नहीं जानता था। सामान्य परिस्थितियों में दक्ष को 7वें सितारे तक पहुंचने के लिए कम से कम 2 से 3 साल की जरूरत थी और अधिक से अधिक 10 साल भी लग सकता था। जब तक उसके पास पृथ्वी आध्यात्मिक शरीर या कोई विशेष संसाधन नहीं होगा, तब तक उसके लिए इतनी जल्दी अगले सितारे तक पहुंचना लगभग असंभव होगा। आध्यात्मिक मंडल में हर सितारे को तोड़ना बेहद कठिन था, लेकिन वे जो इससे शरीर में होने वाले परिवर्तन भी बहुत शक्तिशाली थे। दूसरी ओर पार्थ केवल 4थे सितारे पर था, इसलिए उसके पास सुधार की अधिक गुंजाइश थी। जब वो एकांतवास से बाहर निकला, तो उसे बधाई देने के लिए बहुत सारे लोग आए। नकुल सबसे पहले पहुंचा, उसके बाद मीनाक्षी, जब्बार, जसप्रीत, साक्षी ठाकुर और कुछ अन्य मूल शिष्य। पवन विद्युत हथेली को उच्चतम स्तर पर प्रशिक्षित करने के लिए पार्थ भाई को बधाई, देवेंद्र ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर वहां मौजूद अन्य शिष्य भी पार्थ की चापलूसी करने लगे। अधिकांश लोग पार्थ को सफलता मिलने पर बधाई दे रहे थे, लेकिन पवन विद्युत हथेली का उल्लेख करने की और भी वजहें थी। एक मामूली पवन विद्युत हथेली मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मैं इसे किसी शक्तिशाली तकनीक से बदलने के बारे में विचार कर रहा हूँ, पार्थ ने कुछ सोचते हुए कहा। उसका लहजा बहुत अहंकारी था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो वास्तव में क्या सोच रहा था। पार्थ सफल हुआ या नहीं, इसे किसी अन्य तकनीक से बदलने का क्या मतलब था? पार्थ तकनीक की अदला बदली क्यों करने जा रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो 6ठे स्तर तक पहुंचने में सफल हो गया हो, लेकिन इसका उपयोग खतरनाक होने की वजह से वो अदला बदली करना चाहता है? देवेंद्र की अचानक आंखें चमक उठी।
उसकी सोच बहुत तार्किक थी। अभिलेखों के अनुसार जब कोई पवन विद्युत हथेली को उच्चतम स्तर तक प्रशिक्षित कर लेता है तो उस पर बिजली गिरने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। जल्द ही वहां दक्ष, वृंदा और बहन रोहिणी सभी पहुंच गए। कबीले की मुखिया और आचार्यों को पार्थ के साथ कुछ चर्चा करनी थी, इसलिए उन्होंने पार्थ को आंतरिक शिष्य विभाग के सभागार में मिलने के लिए बुलाया था। ठीक है, पार्थ ने सिर हिलाया और फिर मूल शिष्यों के साथ केंद्रीय सभागार की ओर चले गए। केंद्रीय सभागार, वहां पर कबीले की मुखिया, शीर्ष आचार्य और आचार्य अधीरा सभी उपस्थित थे। इस समय कबीले की मुखिया के चेहरे पर मुस्कान थी, जबकि शीर्ष आचार्य भावशून्य थे, लेकिन उनकी आंखों में अपेक्षा थी। जबकि पार्थ को घूरते समय आचार्य अधीरा की आंखें चमक रही थी। तीनों ने जल्द ही बताया कि वे क्या कहना चाहते थे। वे दो मुद्दों पर बात करना चाहते थे। एक तो स्पष्ट रूप से पवन विद्युत हथेली था, जबकि दूसरा ये था कि कबीले को मूल शिष्यों को मानसिक ऊर्जा के खिलाफ अभ्यास करने के लिए पार्थ की आवश्यकता थी। दूसरे प्रस्ताव के लिए पार्थ तुरंत सहमत हो गया। इस बार गठबंधन प्रतियोगिता में कितने लोग भाग ले रहे हैं, पार्थ ने पूछा। 10 कबीले की मुखिया ने उत्तर दिया। पार्थ ने सोचा कि ये संख्या अपेक्षा से अधिक थी। शीर्ष आचार्य ने समझाया, नियमों के अनुसार 3 स्थान आरक्षित होते हैं, जबकि अन्य स्थानों के लिए प्रत्येक कबीले को बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक पत्थर का भुगतान करना पड़ता है। आखिरकार गठबंधन प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कार भी दिया जाता है और ये 13 कबीलों से ही इकट्ठा किया जाता है। पार्थ तुरंत समझ गया। वैसे भी गठबंधन प्रतियोगिता कबीलों की शीर्ष प्रतिभाओं का एक मंच था, इसलिए ये बाकी लोगों के लिए खुद को सुधारने का एक सुनहरा मौका भी था। इसलिए भले ही हर स्थान की कीमत बहुत अधिक हो, फिर भी 13 कबीले इसके लिए जरूर तैयार होंगे। 10 मूल शिष्यों को प्रतियोगिता में शामिल करने के लिए अर्धचंद्र कबीले ने एक बड़ी राशि का भुगतान किया था, लेकिन फिर भी शक्तिशाली कबीलों के पास अधिक स्थान थे, क्योंकि वे अपने धन और शक्ति का प्रयोग करके अधिक शिष्यों शामिल कर सकते थे। अर्धचंद्र कबीले की मुखिया मुस्कुराई और कहा, प्राचीन कबीले के सभी शिष्य बेहद शक्तिशाली हैं और वे सभी शिष्य शीर्ष 20 तक पहुंच सकते हैं। इसलिए यदि हम शीर्ष 20 में पहुंचना चाहते हैं तो हमारे शिष्यों को उनका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। उनकी और भी अपेक्षाएं थीं। उनका मानना था कि अगर सभी शिष्य इस स्थिति में पहुंच गए जहां पार्थ अपने मानसिक ऊर्जा हमलों से इन शिष्यों को नुकसान न पहुंचा पाए, तो उन लोगों को प्राचीन कबीले का ज्यादा डर नहीं रहेगा। हर कोई जानता था कि पार्थ के मानसिक ऊर्जा हमले काफी शक्तिशाली होते थे, यहाँ तक कि 5वें सितारे के योद्धा भी इसे रोकने में सक्षम नहीं थे। कोई बात नहीं, वैसे भी ये प्रत्येक व्यक्ति की मजबूत इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। पार्थ ने सहमति में सिर हिलाया। ये कबीले की मदद करने का समय था और इसके बदले कबीला निश्चित रूप से उसे पुरस्कार देगा, जिसमें योगदान अंक और आध्यात्मिक पत्थर शामिल होंगे। कबीले में पार्थ की स्थिति जितनी अधिक होगी, उसे उतनी ही अधिक सुरक्षा प्राप्त होगी और प्रताप साहब के साथ साथ हिमगिरी गुरुकुल को भी उच्च सुविधाएं प्राप्त होंगी। इस समय आचार्य अधीरा की अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत थी, लेकिन जल्द ही उसकी जगह एक चमकदार मुस्कान ने ले ली। पार्थ, आपकी पवन विद्युत हथेली के स्तर तक पहुंची है। जाहिर तौर पर जब कोई उच्चतम स्तर पर पहुंचता है तो वो आध्यात्मिक मंडल के किसी भी व्यक्ति को मार सकता है, जबकि पृथ्वी मंडल के योद्धा भी घायल हो जाएंगे। आचार्य अधीरा ने आखिरकार उस बात को पूछ ही लिया जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था। ये सुनकर हर किसी का दिल उछल पड़ा जब उन्होंने सुना कि आध्यात्मिक मंडल का कोई भी योद्धा मारा जाएगा। यह एक पवन विद्युत हथेली तो सच में बहुत भयानक है। सभी मूल शिष्यों ने इस सन की पार्थ की ओर सावधानी से देखा। सन की पार्थ अर्धचंद्र कबीले के सदस्यों द्वारा पार्थ को दी गई उपाधि थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पवन विद्युत हथेली को प्रशिक्षित किया था।
लेकिन कबीले में लगभग किसी ने भी उसे अपमानित करने का साहस नहीं किया। क्या वो वास्तव में पवन विद्युत हथेली को उच्चतम स्तर तक प्रशिक्षित कर चुका था? सबका दिल पसीज गया, यहाँ तक कि कबीले की मुखिया और आचार्य भी उत्सुक थे। मैंने वास्तव में इसे उच्चतम स्तर तक प्रशिक्षित किया है, पार्थ ने उत्तर दिया। ये सुनकर सभागार में मौजूद सभी लोग चौंक गए। देवेंद्र, विद्युत और बाकी सभी ने ऐसा अभिनय किया जैसे कि उन्हें पीटा गया था। पार्थ, क्या इसमें अभी भी ज्यादा खतरा है? शीर्ष आचार्य ने पूछा। ये सच है। ये सुनकर सभी ने ठंडी सांस ली, यहाँ तक कि कबीले की मुखिया और आचार्यों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा। बेशक सीमा से अधिक शक्ति प्राप्त करने में कुछ प्रतिबंध है, साथ ही भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, पार्थ ने जारी रखा। प्रतिबंध और भारी कीमत? आचार्य ने ये सुनते ही अपने दिल में कहा, जैसा मैंने सोचा था। बिजली को बुलाने के लिए आसमान में बादल या तूफान होना जरूरी है। बादल वाले दिन में बिजली चमकने की 50%, जबकि तूफानी दिन में 100% संभावना होती है, जो कि इसकी मूल आवश्यकताएं हैं। थोड़ा रुककर पार्थ ने जारी रखा, एक बार जब मैं बिजली की शक्ति को बुलाता हूँ तो आध्यात्मिक मंडल का कोई भी योद्धा नष्ट हो जाएगा और पृथ्वी मंडल के योद्धा गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। बेशक इसमें मेरे मरने की 50% संभावना है। बिजली जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, मेरे मरने की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। तो क्या होगा आगे? तो क्या पार्थ सच कह रहा था कि उसके मरने की संभावना 50% है, या फिर वो केवल आचार्य अधिराग को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा था? और क्या होगा जब बाकी के शिष्य पार्थ के साथ मानसिक हमले से मुकाबला करना सीखेंगे? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कठिन अभ्यास। मुख्य बिंदु। रोहिणी बहन, मुझे पार्थ पसंद है। ये बात किसी को मत बताना। जैसे ही उसके मुंह से ये बात निकली, तुरंत ही वृंदा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। पूरी प्रक्रिया कई सांसों तक चली। पार्थ ने अभिनय किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन उन्होंने वृंदा को सलाह दी कि उसे क्या करना है। अब आगे की कहानी। पार्थ की व्याख्या सुनकर सभागार में मौजूद सभी ने ठंडी सांस ली। ये सच था कि पवन विद्युत हथेली के छठे स्तर पर साधक आकाशीय बिजली को बुला सकता था। ये उसकी मारक चाल साबित होगी और आध्यात्मिक मंडल के किसी भी अस्तित्व की तुरंत मौत हो जाएगी। यहाँ तक कि पृथ्वी मंडल के योद्धाओं को भी सावधान रहना होगा, अन्यथा वे गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। इस समय सभी मूल शिष्य और यहाँ तक कि आचार्य अधीरा भी पार्थ से सावधान हो गए थे। जब देवेंद्र और उसके साथियों ने पार्थ पर डाली तो वे बेहद घबराए हुए महसूस कर रहे थे। हालांकि पार्थ आकाशीय बिजली को बुलाने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाएगा और उसके मारे जाने की 50% संभावना होगी, फिर भी भला उस सनकी कमीने को कम आंकने की हिम्मत कौन करेगा? उहू, अब हम पवन विद्युत हथेली के बारे में बातचीत करना बंद करते हैं, वरना इससे पार्थ के सारे रहस्य खुल जाएंगे। शीर्ष आचार्य की आवाज ने सभागार में फैले तनाव को दूर कर दिया। केवल शीर्ष आचार्य ही जानते थे कि पार्थ उन लोगों को बरगला रहा था। पार्थ के सुधारों के बाद वो छठे स्तर पर आकाशीय बिजली को नहीं बुला सकता था, लेकिन भले ही वो बिजली को नहीं बुला सकता, लेकिन बाकी पहलुओं में ये बहुत शक्तिशाली था और इससे उत्पन्न होने वाला खतरा भी बहुत कम था। इस तकनीक में पारंगत होने के नाते पार्थ किसी संभावना और भाग्य के भरोसे खुद को कैसे जोखिम में डाल सकता था? मूल रूप से भले ही वो आकाशीय बिजली नहीं बुला सके, फिर भी बारिश या तूफान के दिन बिजली जरूर गिर सकती है। अब कमियों के सुधार और वज्र शक्ति विरासत के विलय के बाद पवन विद्युत हथेली परिपूर्ण हो गया था। पार्थ ने सभी को डराने के लिए मूल पवन विद्युत हथेली की विशेषताओं का ही वर्णन किया था। यहाँ तक कि आचार्य अधीरा को भी पार्थ की बातों पर पूरा विश्वास हो गया था। देवेंद्र भी बिना किसी संदेह के इस पर विश्वास करता था और आखिरकार वो समझ गया
कि पार्थ का एक बेहतर तकनीक खोजने का क्या मतलब था। पार्थ अब एक वर्जित अस्तित्व बन गया था। ये ऐसा था जैसे कि वो खुद एक चलता फिरता विस्फोटक हो। ऐसे में कौन इस सन की कमीने को नाराज करने की हिम्मत करेगा। यहाँ तक कि आचार्य अधीरा भी सावधान हो गया था। अगले कुछ दिनों में पार्थ ने सभी मूल शिष्यों के खिलाफ अपने मानसिक ऊर्जा कौशल का उपयोग करना शुरू कर दिया, जैसा कि कबीले की मुखिया के साथ चर्चा की गई थी। पार्थ के सहमत होने का कारण केवल उन पुरस्कारों को प्राप्त करना ही नहीं था जो कबीला उसे देने वाला था। इसका दूसरा कारण यह था कि उसके पास मानसिक ऊर्जा के साथ युद्ध का कोई अनुभव नहीं था। अब जब वो इन मूल शिष्यों पर अपनी शक्ति आजमा सकता था, तो भला वो उनके प्रस्ताव को अस्वीकार क्यों करता। उसने सबसे पहले दक्ष के साथ शुरुआत की। कबीले की योजना के अनुसार पार्थ को सबसे पहले शीर्ष 5 के साथ ही अभ्यास करना था। दक्ष की इच्छा शक्ति, अनुभव और हृदय की स्थिति सभी काफी मजबूत थी। उसमें मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमलों के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध था, साथ ही उसकी साधना भी पार्थ की तुलना में अधिक थी। पार्थ दक्ष की मदद करने के लिए बहुत इच्छुक था। सबसे पहले दोनों एक ही गुरुवार के शिष्य थे और वे एक दूसरे के शत्रु नहीं थे। दूसरे, वो बहुत मजबूत था और इसलिए पार्थ को सावधान रहने की जरूरत नहीं थी। अगर उसके सामने कोई कमजोर इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति होता, तो पार्थ उसे गलती से गंभीर रूप से घायल भी कर सकता था। ची पार्थ ने हल्के से कहा और उसने सबसे पहले अपनी मानसिक ऊर्जा के ध्वनि तरंग हमले का इस्तेमाल किया। ये हमला ध्वनि तरंगों के माध्यम से अंगों को नुकसान पहुंचाता था और पार्थ इसे ज्यादा बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता था। मानसिक ऊर्जा के ध्वनि तरंग हमले का सामना करते हुए दक्ष की ताकतवर आकृति थोड़ी कांप गई। तथ्य यह है कि वो पहले से ही बचाव की मुद्रा में था, इसलिए उसे हमले को रोकने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। दक्ष भाई, सावधान रहना। अभी मैंने केवल 50% शक्ति का ही उपयोग किया था। पार्थ मंद मंद मुस्कुराया। 60%, 70%, 80%। जब पार्थ ने अपनी शक्ति का 80 से 90% इस्तेमाल किया, तो दक्ष ने अपने दिल की स्थिति और रक्त को धीरे से कांपते हुए महसूस किया। पार्थ भाई, अगर तुमने चुपके से मुझ पर हमला किया होता, तो तुम्हारा मानसिक ऊर्जा ध्वनि हमला मुझे नुकसान पहुंचा सकता था। दक्ष की गंभीर अभिव्यक्ति थी। ये दक्ष था। अगर यहाँ पर उसके या विद्युत के अलावा कोई और होता, तो वे शायद इस ध्वनि हमले से तुरंत मारे जाते। लेकिन दक्ष नहीं जानता था कि यद्यपि पार्थ ने मानसिक ऊर्जा के ध्वनि तरंग हमले में अपनी लगभग सभी शक्ति का उपयोग किया था, लेकिन उसने इसमें वज्र शक्ति विरासत से प्राप्त ज्ञान का केवल 20 से 30% ही मिलाया था। इसका मतलब यह भी था कि अगर पार्थ ने वज्र शक्ति विरासत से प्राप्त ज्ञान को पूरी तरह से इसमें मिला दिया, तो इसकी शक्ति कम से कम 50% तक बढ़ सकती है। उस स्थिति में तैयार होने के बावजूद भी दक्ष घायल हो सकता था। पार्थ का पहला मानसिक ऊर्जा हमला था मानसिक ऊर्जा का ध्वनि तरंग हमला। कई बार हमले का सामना करने के बाद दक्ष का प्रतिरोध धीरे धीरे बढ़ गया। दूसरा दौर प्रतिच्छेदन। कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसके दिल में कोई खोट ना हो। यदि किसी में कोई दोष नहीं होता, तो वो संत बन जाता, लेकिन संत केवल किंवदंतियों में ही होते थे। प्रतिच्छेदन का मतलब था विरोधी के दिल की खामियों के माध्यम से उनकी मानसिक स्थिति पर हमला करना। जो लोग इस हमले की चपेट में आ गए, वे अपनी तार्किकता खो सकते हैं और अगर स्थिति ज्यादा गंभीर हुई, तो उनकी मानसिक ऊर्जा चरमरा सकती थी। पार्थ ने दक्ष के दिल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसका बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब पार्थ दक्ष के बचाव को तोड़ने में सफल रहा। इस समय दक्ष की मुट्ठी बंधी हुई थी और वो अपने दांतों को पीसते हुए संघर्ष कर रहा था। मुझसे प्रमुख शिष्य का खिताब कोई नहीं छीन सकता। विद्युत। पार्थ, तुम अभी भी बहुत दूर हो। ये कैसे हो सकता है? बेशक, दक्ष को आधी बात कहते ही होश में आ गए।
लेकिन इतना समय भी किसी लड़ाई का फैसला करने के लिए पर्याप्त था। पार्थ भाई, बस। दक्ष के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। पार्थ ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। हर किसी की अपनी खामियां होती हैं। दक्ष ने उससे कोई सवाल नहीं किया। पार्थ का सामना करना, जो उसके दिल को कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, इससे दक्ष का प्रतिरोध भी मजबूत हो गया। मानसिक ऊर्जा के हमले का तीसरा दौर मानसिक ऊर्जा भ्रम। भ्रम का मार्ग बेहद गहरा था और इसे कई पहलुओं में इस्तेमाल किया जा सकता था, जैसे गति तकनीक या भ्रम की सरणी। पार्थ का मानसिक भ्रम, भ्रम मछली चित्र और हृदय नियंत्रक तकनीक का संयोजन था। दक्ष भाई, मैं शुरू कर रहा हूँ। पार्थ की आवाज में चारा और लालच था और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। दूसरी बार जब दक्ष की निगाहें पार्थ की आंखों से मिलीं, तो उसकी अभिव्यक्ति दोबारा सामान्य होने से पहले एक पल के लिए संघर्ष करती रही। भ्रम का हमला इतना मजबूत है, दक्ष थोड़ा हैरान हुआ। पार्थ के मानसिक भ्रम के हमले में भ्रम मछली चित्र से प्राप्त ज्ञान भी शामिल था। भ्रम मछली चित्र बहुत गहरा था और आचार्य मनोहर ने एक बार कहा था कि अगर उसने भ्रम मछली चित्र को पूरी तरह से समझ लिया होता, तो उन्हें उसका शिक्षक होने का भी अधिकार नहीं होगा। अब पार्थ ने इसे पूरा सीख लिया था और इसकी मदद से उसके मानसिक भ्रम बहुत शक्तिशाली हो गए थे। मैंने अभी तक केवल 30 से 40% शक्ति का ही उपयोग किया था। पार्थ हल्के से हंसा। फिर उसने एक और मानसिक भ्रम का इस्तेमाल किया। जब पार्थ ने अपनी शक्ति का 60 से 70% इस्तेमाल किया, तो दक्ष चकित रह गया था और ये प्रक्रिया कुछ पलों तक जारी रही। 2 दिन पश्चात पार्थ के साथ दक्ष का प्रशिक्षण समाप्त हो गया था, जिसके बाद सभी ने केवल दक्ष को निर्जीव रूप से बाहर निकलते देखा। अगला, विद्युत, वृंदा, केशव और बाकी लोग पार्थ के लिए अभ्यास के पात्र बनकर रह गए। पार्थ ने महसूस किया कि विद्युत का मानसिक ऊर्जा के खिलाफ प्रतिरोध दक्ष की तुलना में थोड़ा अधिक मजबूत था और ये गुप्त जल विरासत के कारण था। विद्युत न केवल शारीरिक रक्षा में मजबूत था, बल्कि गुप्त जल विरासत ने उसकी मानसिक ऊर्जा रक्षा में भी सुधार किया था। 2 दिनों के प्रशिक्षण के बाद विद्युत भी हरा और थका हुआ लग रहा था। तीसरी प्रतिभागी वृंदा थी। वृंदा का प्रदर्शन भी औसत ही था। जब वृंदा ने प्रतिच्छेदन के हमले का सामना किया, तो उसकी प्रतिक्रिया ने पार्थ को भी झटका दे दिया। रोहिणी बहन, मुझे पार्थ पसंद है। ये बात किसी को मत बताना। पार्थ ने अभिनय किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन उन्होंने वृंदा को सलाह दी कि उसे क्या करना है। 10 दिन बाद सभी 9 प्रमुख शिष्य पार्थ के भवन से वापस चले गए। उन सभी में दक्ष, विद्युत और वृंदा का प्रदर्शन सबसे अच्छा था। जहां तक बाकी लोगों की बात है, वे सभी 1.5 दिन में समाप्त हो गए। बेशक जिन लोगों के पार्थ के साथ अच्छे संबंध थे, जैसे नकुल, उनका पार्थ ने विशेष रूप से ध्यान रखा था। इस क्षण से पार्थ हर मूल शिष्य के दिल की खामियों को नियंत्रित कर सकता था और वो उनके छिपे हुए चेहरों को भी जानता था। तब से पार्थ एक ऐसा अस्तित्व बन गया था जिसे हर कोई डर महसूस करने लगा था। जब कोई पार्थ का उल्लेख करता, तो बाकी के मूल शिष्य असहज महसूस करने लगते थे। प्रशिक्षण के बाद पार्थ ने कबीले का इनाम प्राप्त किया, जिसमें 1000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, योगदान अंक, आध्यात्मिक औषधियां, हथियार और अन्य अभ्यास संसाधन शामिल थे। इससे पार्थ बहुत संतुष्ट हुआ। पिछले 10 दिनों में वो अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करने में अधिक सहज हो गया था और उसकी ताकत भी बढ़ गई थी। अगले कुछ दिनों के लिए सभी मूल शिष्य मुख्य रूप से एकांत में थे और अपनी अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अब केवल 20 दिन ही बचे थे और ये स्पष्ट था कि वे अब एक पल का समय भी बर्बाद नहीं कर सकते थे। लेकिन अड़चनों को दूर करना इतना भी आसान नहीं होता है। इस समय पार्थ को उसी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। वो हर पहलू में एक सीमा तक पहुंच गया था।
जिसे तोड़कर आगे बढ़ना बेहद कठिन था। मेरे लिए अपनी 5वें सितारे साधना के साथ सभी को मात देना लगभग असंभव होगा, खासकर जब चार कौतुक हद से ज्यादा मजबूत हों। पार्थ ने मन ही मन सोचा, उसे बचे हुए समय का उपयोग किस तरह से करना चाहिए। उसे अब साधना से कोई लाभ नहीं मिल रहा था। ऐसे में लगातार एकांतवास से उसकी स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए अब उसके पास अपनी ताकत बढ़ाने का एक ही रास्ता बचा था। तो क्या होगा आगे? पार्थ अब क्या करने वाला है, और वो अपनी साधना में आने वाली अड़चन को किस तरह से दूर करेगा, और क्या वो इतने कम समय में पर्याप्त शक्ति हासिल कर पाएगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर जरूर पढ़ें। और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। 6224 रहस्यमय जगह। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्य बिंदु। इस समय पार्थ ठंडक और खतरे से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रहस्यमय ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही हो। यहाँ तक कि पार्थ के कंधे पर बैठी छोटी बिल्ली भी सावधानी से इधर उधर देखने लगी। बढ़ते खतरे को महसूस कर पार्थ ने अपने नेत्र कवच को हटा दिया और तुरंत ही उसकी दाहिनी आंख में एक अजीब रोशनी चमक उठी, जिससे खतरे का एहसास तुरंत आधा हो गया। अपनी दाहिनी आंख की दिव्य शक्ति को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने पर पार्थ आखिरकार स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। धुंध भरे अंधेरे जंगल की गहराई में लगभग 100 या इतने ही कब्र बने थे और हर कब्र लगभग 5 गज के दायरे में फैला था। उन सभी कब्रों ने एक घेरा बना लिया था और उनके बीच की फर्श एक विशेष प्रकार के सफेद पत्थर से बनी थी। इस सफेद पत्थर से बनी फर्श के केंद्र में एक काले पत्थर की वेदी बनी थी, जिस पर अजीब तरह की सरणी रेखाएं बनी थीं। साथ ही वेदी के पास एक छोटा सा कमरा भी था। धुंधला अंधेरा जंगल, हड्डियों से भरा मैदान, ढेर सारे कब्र और एक रहस्यमय वेदी। अब आगे की कहानी। जवाब आसान था। कड़ा मुकाबला। पिछले कुछ महीनों से पार्थ एकांतवास में था और वे जिस भी तकनीक का प्रशिक्षण ले रहा था, उन सभी में बाधा उत्पन्न हो गई थी, और कड़े मुकाबले के जरिए ही वो अपनी क्षमता को निचोड़ सकेगा। यही कारण भी था कि चंद्रमहल प्रतियोगिता में सभी प्रतियोगियों की ताकत इतनी तेजी से बढ़ी थी। बेशक गठबंधन प्रतियोगिता में केवल 20 दिन ही बचे थे और पार्थ इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं था कि वो इसमें सफल होगा या नहीं। लेकिन एक बात तय थी, अगर वो एकांतवास में रहा तो उसकी ताकत तेजी से बढ़ने की कोई संभावना नहीं थी। इसलिए पार्थ ने बाहर जाकर युद्ध करने का फैसला किया। केवल पार्थ ने ही इस बारे में नहीं सोचा था। विद्युत और नकुल भी बाहर जाकर लड़ने के लिए पहले ही कबीले को छोड़ चुके थे। अब पार्थ भी कबीले से एक अभियान स्वीकार करने के लिए उप प्रमुख देवव्रत के पास गया। वहां पर उसे 2 सिर वाले 4 पक्षियों को मारने के अभियान के बारे में पता चला, जो कि आसपास के ग्रामीणों को काफी परेशान कर रहे थे। यहाँ तक कि उसकी वजह से कई लोगों की जान भी चली गई थी। लेकिन ये अभियान एक 6 और 7 सितारों वाला अभियान था, जिसके लिए आमतौर पर 6ठे सितारे के 3 साधकों को भेजा जाता है। 2 सिर वाला पक्षी एक उड़ने वाला खतरनाक प्राणी था और ये 6ठे सितारे के सामान्य साधकों को भी हरा सकता था। इसलिए कबीले ने सामान्य शिष्यों को इस अभियान पर जाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन ये देखते हुए कि ये पार्थ था, उप प्रमुख देवव्रत सहमत हो गए। उनके दृष्टिकोण से भले ही पार्थ उन पक्षियों को ना मार पाए, फिर भी वो बिना घायल हुए पीछे हटने में कामयाब हो जाएगा। इसके अलावा पार्थ एक महान तीरंदाज था और वो इस अभियान के लिए पूरी तरह से उपयुक्त था। ओह हाँ, आपने कबीले को जो काम सौंपा था वो लगभग पूरा हो चुका है, उप प्रमुख देवव्रत ने याद दिलाया। इतनी जल्दी पार्थ थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसने जिन सामानों को इकट्ठा करने को कहा था वे सभी काफी दुर्लभ थे, जिन्हें पाना इतना आसान नहीं था। सभी सामानों का भुगतान करने के बाद पार्थ कबीले से बाहर निकल गया।
इस समय उसके भंडारण कंगन के अंदर 90% आध्यात्मिक पत्थर गायब हो गए थे। गुरुवार, तुम अपना वादा भूल रहे हो छोटी बिल्ली अपना असंतोष दिखाने के लिए भंडारण कंगन से बाहर निकल आई और नाराजगी से अपने पंजे लहराए। पार्थ ने राधा के आदेश के बाद छोटी चोर बिल्ली के साथ एक समझौता कर लिया था कि वो उसके खाने पीने और साधना बढ़ाने का खास ख्याल रखेगा, और इसके बदले में छोटी बिल्ली भंडारण कंगन में रखे किसी भी सामान को नहीं छुएगी। पार्थ ने अभी तक उसकी आवश्यकता पूरी ही नहीं की, उल्टा भंडारण कंगन में रखे 90% आध्यात्मिक पत्थरों खत्म भी कर दिया था। सामान्य परिस्थितियों में पार्थ के पास पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उसने प्रतियोगिता से बहुत कुछ प्राप्त किया था, लेकिन उसने अदृश्य चोगे की मरम्मत के लिए संसाधनों को इकट्ठा करने पर बहुत ज्यादा खर्च कर दिया था। इनमें से कई अभ्यास संसाधन तो नश्वर हथियारों से भी अधिक मूल्यवान थे। इसके अलावा पार्थ ने विक्रांत और विशेष को भी बहुत सारे अभ्यास संसाधन दिए थे। अब पार्थ के पास केवल 1000 आध्यात्मिक पत्थर ही बचे थे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। पार्थ को अपने फैसले पर पछतावा नहीं था। अदृश्य चोगा एक विरासती वस्तु थी जिसकी शक्ति उसके मालिक के साथ बढ़ सकती थी। यदि इसे ठीक किया जा सकता है तो इसकी शक्ति कई गुना तक बढ़ जाएगी। चिंता मत करो, इस अभियान के बाद हमारे पास फिर से बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो जाएंगी। ये सुनकर बिल्ली ने नाराजगी में अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। चलो चलते हैं। इसके बाद पार्थ रहस्यमय मेघवन की गहराई में चला गया। उसका मुख्य उद्देश्य पर्याप्त युद्धाभ्यास करना था, न कि अभियान पूरा करना। यहाँ तक कि अगर वो अभियान को पूरा नहीं कर सका तो उसे मुआवजे के रूप में केवल कुछ योगदान अंकों का भुगतान करना पड़ेगा, जो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हमें किस दिशा में जाना चाहिए? पार्थ ने अपनी आंखें टेढ़ी करके छोटी बिल्ली को देखा। रहस्यमय मेघवन की सीमा सभी 13 कबीलों से लगी हुई थी और उसमें कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जिनमें पृथ्वी मंडल के योद्धा भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते थे। तभी छोटी बिल्ली ने अपना मुंह खोला और उसमें से एक प्राचीन सिक्का उगल दिया। इसके बाद उसने सिक्के को हवा में उछालकर दोबारा अपने पंजे में पकड़ लिया। इस तरफ फिर उसने पंजा खोलकर उस सिक्के को देखा और अपना पंजा उठाकर एक निश्चित दिशा में इंगित किया। ठीक है, पार्थ उस दिशा में चला गया जिस दिशा में बिल्ली ने इशारा किया था। रास्ते में उसे एक चील की कर्कश आवाज सुनाई दी, जिससे आसपास के हिंसक पशु डर के मारे कांपने लगे। हम पार्थ ने ऊपर देखा तो उसे एक सुनहरी पंख वाली चील को हवा में उड़ती दिखाई दी और इससे निकलने वाली आभा चौथे सितारे के योद्धा के बराबर थी। ये उड़ने वाला राक्षसी जानवर था जो उसकी सवारी बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। पार्थ ने तुरंत अपनी मानसिक ऊर्जा के माध्यम से उसे नियंत्रित करने की कोशिश की। कुछ ही देर में वो सुनहरे पंख वाली चील, जिसके पंख लगभग 4 से 5 फीट बड़े थे, धीरे से जमीन पर उतरी और बहुत ही आज्ञाकारी तरीके से व्यवहार किया। पार्थ ने अपना सिर हिलाया और फिर चील की पीठ पर बैठ गया। अब हृदय नियंत्रक तकनीक में उसकी समझ उस नकाबपोश व्यक्ति से कमजोर नहीं थी, इसलिए किसी पक्षी को नियंत्रित करना उसके लिए बहुत सरल था। सुनहरे पंख वाली चील ने मानव और बिल्ली की उस जोड़ी को रहस्यमय मेघवन की गहराई तक पहुंचा दिया। 1 घंटे बाद घाटी में एक छोटा पहाड़ी नाला दिखाई दिया। यहाँ पार्थ निश्चित था कि ये वही घाटी थी जहां वो पहले भी आ चुका था। यहीं पर वृंदा और कुछ अन्य शिष्यों ने उस लकड़बग्घे को मार डाला था, जिससे पार्थ को जीवित बचने में आसानी हुई थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि अब एक अन्य उच्च स्तरीय हिंसक पशु ने उस घाटी पर कब्जा कर लिया था और ये पशु लकड़बग्घे से भी अधिक मजबूत था। लेकिन इस समय पार्थ जिस सुनहरे पंख वाली चील पर सवार था, एक राक्षसी जानवर था, जिससे वो उच्च स्तरीय हिंसक पशु भी डर से कांपने लगा।
पार्थ ने अपने पिछले अनुभव को याद करते हुए आह भरी। 1 साल पहले वो इस जानवरों से अपने जीवन की रक्षा भी नहीं कर सकता था, लेकिन अब उच्च स्तरीय हिंसक पशु उसकी आंखों में चींटियों की तरह थे। उच्च स्तरीय हिंसक पशु को नजरअंदाज करते हुए पार्थ ने सुनहरे पंख वाली चील की गति को थोड़ा धीमा कर दिया और छोटी बिल्ली के निर्देशों के अनुसार अपने गंतव्य पर आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद आगे के जंगल में अचानक अंधेरा हो गया और वहां की हवा में भी एक विचित्र आभा महसूस की जा सकती थी। उस अंधेरे जंगल में कभी कभी जानवर बाहर कूदकर बाहर आ जाते थे। पार्थ ने ऊपर से नीचे देखा और जो भी जानवर उसके सामने आता उसने मानसिक ऊर्जा के ध्वनि तरंग हमले का प्रयोग करके उन सभी को मार डाला। पार्थ जंगल में जितनी अधिक गहराई में जाता गया वहां की हवा में मौजूद विचित्र आभा उतनी ही मजबूत होती गई। ये निश्चित था कि अंधेरे जंगल की गहराई में निश्चित रूप से कोई ऐसा राक्षसी जानवर है जो 7वें सितारे पर या उससे भी अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि उससे कमजोर जानवर पार्थ के लिए किसी काम के नहीं थे। उस तरफ बिल्ली ने एक बार फिर पुराना सिक्का निकाला और दिशा की पुष्टि की। पार्थ ने अपना सिर हिलाया और फिर चील को वहीं छोड़ दिया। इसके बाद उसने अपनी आभा को ढंकने के लिए अदृश्य चोगे को पहना और फिर आगे बढ़ गया। उसके अदृश्य चोगे की वजह से मजबूत जानवर भी पार्थ के अस्तित्व को महसूस नहीं कर सकते थे। जंगल की गहराई में बढ़ते समय वो आभा और भी मजबूत होती गई, जो 5वें सितारे या उससे ऊपर की थी। पार्थ को संदेह था कि यहाँ पर राक्षसी जानवरों का कोई मुख्यालय तो नहीं है। रास्ते में पार्थ ने 7वें सितारे के कई राक्षसी जानवरों को देखा था। हालांकि उसके पास अदृश्य चोगा था, फिर भी उसके पास पहुंचते ही वे सभी जानवर सावधानी से इधर उधर देखने लगते थे, जैसे कि उन्हें कुछ होश आ गया हो। पार्थ को यकीन था कि उसके पास 7वें सितारे के जानवरों से लड़ने की क्षमता है, लेकिन अगर कई सारे शक्तिशाली राक्षसी जानवर एक साथ मिलकर किसी पर हमला करें तो वे पृथ्वी मंडल से नीचे किसी भी योद्धा को मार सकते हैं। पार्थ कई घंटों तक चलने के बाद आखिरकार सबसे खतरनाक क्षेत्र के करीब पहुंच गया। रास्ते में वो 7वें सितारे के कम से कम 20 राक्षसी जानवरों के पास से गुजरा था और कुछ तो अर्ध पृथ्वी मंडल में भी थे। उनके भयानक आभामंडल ने पार्थ की सांसों को रोक दिया था। अर्ध पृथ्वी मंडल के योद्धा या जानवर 7वें सितारे से कहीं ज्यादा ताकतवर होते थे। अचानक से अंधेरा जंगल धुंध से भर गया, जैसे कि वो कोई हिस्से पूरी तरह से अलग हो। पार्थ ने जैसे ही उस धुंध भरे अंधेरे हिस्से में प्रवेश किया तो वो तुरंत अपना दिशा ज्ञान खो बैठा और उसके होश उड़ गए। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात ये थी कि यहाँ पर जीवन के कोई संकेत नहीं थे। चलते समय पार्थ अपने पैरों के नीचे की हड्डियों के ढेर को महसूस कर सकता था और उस भयानक हवा के कारण उसका दिल ठंडा हो गया था। कोई भी सामान्य साधक यहाँ से जीवित बचकर नहीं जा सकता, फिर चाहे वो अर्ध पृथ्वी मंडल में ही क्यों ना हो। पार्थ ने गहरी सांस ली। सौभाग्य से उसकी दिव्य दाहिनी आंख अभी भी धुंधली हवा के माध्यम से देख सकती थी। इसके अलावा उसकी ताकत मानसिक ऊर्जा थी और यहाँ के शक्तिशाली भ्रम का भी उस पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। पार्थ के चलते समय उसके पैरों के नीचे आने वाली हड्डियों के चरमराने की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी और उसके चारों ओर मौजूद मौत की आभा इतनी शक्तिशाली थी कि वो 7वें सितारे के योद्धाओं को भी सांस लेने में असमर्थ बना सकती थी। इस समय पार्थ ठंडक और खतरे से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रहस्यमयी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश कर रही हो। धुंधला अंधेरा जंगल, हड्डियों से भरा मैदान, ढेर सारे कब्र और एक रहस्यमय वेदी। ये देखकर पार्थ ने एक गहरी सांस ली और उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये उत्साह की वजह से था या डर से। इस जगह आमतौर पर अर्ध पृथ्वी मंडल या यहाँ तक कि पृथ्वी मंडल के साधक भी
इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वे रहस्यमयी धुंध के कारण पहले ही अपनी इंद्रियों पर से अपना नियंत्रण खो देंगे। लेकिन पार्थ ने अपनी दाहिनी आंख की मदद से यहां तक पहुंचने में सफलता हासिल की। इस समय पार्थ और वेदी के बीच लगभग 200 फीट की दूरी थी और उसके द्वारा उठाया गया हर कदम उसे और अधिक असहज महसूस करा रहा था। तभी उसके सामने की हड्डियां अचानक हिलने लगी और जमीन से 2 या 3 मानव आकार के कंकाल रेंगते हुए बाहर आने लगे। उन सभी की आंखें हरी रोशनी से जगमगा रही थी और उनके हाथ में हड्डियों से बने हथियार मौजूद थे। उन मानव कंकालों ने पार्थ पर हल्का दबाव डाला, जिसका अर्थ है कि उनके पास कम से कम छठे सितारे के बराबर ताकत थी। आगे बढ़ूं या वापस जाऊं इससे पहले कि पार्थ कुछ भी तय कर पाता, मानव के आकार के 3 कंकाल लड़खड़ाते हुए लेकिन तेजी से पार्थ की ओर बढ़ने लगे। तो क्या होगा आगे? आखिर ये कौन से रहस्यमय जगह है और ये किसकी कब्रें हैं? क्या यहाँ कोई शैतानी शक्ति निवास करती है? और क्या पार्थ यहाँ से सही सलामत वापस जा पाएगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़े और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। 6225 कंकालों का हमला। इन तीनों कंकालों के पास चंद्रवंशी मिलन समारोह में शामिल हुए शिष्यों के बराबर ताकत थी। यहाँ तक कि उन तीनों के हमलों का सामना करते समय पार्थ को भी कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया। तभी 3 हड्डी से बनी तलवारें पार्थ की ओर तेजी से आई और उसकी आकृति को तुरंत नष्ट कर दिया। अचानक हवा में बिजली चमकी और कई गज दूर एक और आकृति दिखाई दी। ये एक ऐसी तकनीक थी जिसे पार्थ ने बनाई थी। उसने इस ब्रह्म विद्युत गति तकनीक में वज्र शक्ति विरासत के साथ ब्रह्म मछली चित्र को नींव के रूप में इस्तेमाल किया था। पार्थ ने चंद्रवंशी मिलन समारोह में इस तकनीक का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि तब उसने इसका पर्याप्त अभ्यास नहीं किया था। लेकिन कई महीनों बाद उसकी ब्रह्म विद्युत गति तकनीक सिद्ध हो गई थी। इस तकनीक का प्रयोग करने के बाद छठे सितारे के तीनों कंकाल पार्थ के कपड़ों को छू भी नहीं सके थे। पवन विद्युत हथेली पार्थ की हथेली पर बिजली की तरंगें संघनित हो गए, साथ ही गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देने लगी। बूम! इस हमले ने तीनों कंकालों को तुरंत पीछे धकेल दिया। सबसे आगे मौजूद कंकाल तुरंत काली धूल में बदल गया, जबकि अन्य दोनों कंकालों के कई अंग टूट गए थे। इतना मजबूत पार्थ ने अपनी हथेली को खुशी से देखा। पवन विद्युत हथेली का छठा स्तर वास्तव में भयानक था। ये छठे सितारे के कंकालों को एक ही हमले में मार सकता था। इस रहस्यमय इलाके में पार्थ को अपनी वज्र शक्ति विरासत को छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अन्य 2 कंकालों का अंग टूट गए थे और जब पार्थ ने दोबारा अपना हाथ लहराया तो एक बार फिर से बिजली की तरंगें टकरा गई। बूम! और उन दौड़ने कंकालों के टुकड़े टुकड़े हो गए। पार्थ ने एक सांस छोड़ी। हालांकि तीनों कंकाल बहुत मजबूत लग रहे थे, लेकिन उसकी पवन विद्युत हथेली बड़ी ही आसानी से उनका सामना कर सकती थी। छठे सितारे के 3 प्राणियों को 2 ही हमले में मारना थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण था। इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखने पर क्या पार्थ 2 हमले में 3 दक्ष को मार सकता है? जाहिर है, सामान्य परिस्थितियों में इसकी संभावना न के बराबर थी। तीनों कंकालों को मारने के बाद पार्थ आगे बढ़ गया। उन कब्रों और पार्थ के बीच अभी भी 50 गज की दूरी थी और पार्थ नीचे मौजूद हड्डियों पर बड़े ही ध्यान से चल रहा था। तभी जमीन पर पड़ी सफेद हड्डियां फिर से हिलने लगीं और उनमें से इंसानों के कंकाल उठने लगे। मरो इससे पहले कि वे पूरी तरह से प्रकट भी हो पाते, पार्थ ने अपनी पवन विद्युत हथेली का इस्तेमाल किया और उन्हें एक के बाद एक मौत की नींद सुला दिया। उसकी गति तकनीक ब्रह्म विद्युत गति तकनीक के कारण जब भी वो चलता था, हवा में बिजली चमकने लगती थी। इसके बाद भले ही 3 या 4 मानव कंकाल एक साथ दिखाई दिए हो, पार्थ ने उन्हें खड़ा होने से पहले ही मार डाला। ऐसा लग रहा था कि वो चींटियों को मार रहा है। जैसे ही कोई बाहर निकलता तो वो तुरंत उसे मार देता। पार्थ के लिए ये बेहद आसान हो गया था।
लेकिन अगर उसके अलावा पांचवें सितारे का कोई और योद्धा होता तो उनके लिए ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल होता। आखिरकार पार्थ की गति बहुत तेज थी और पवन विद्युत हथेली की शक्ति विनाशकारी थी। उसकी हथेली का एक हमला ही तुरंत एक कंकाल को मारने के लिए काफी था। धीरे धीरे वो कब्र के और नजदीक पहुंच रहा था। 50 गज, 45 गज, 40 गज। पार्थ उन कब्रों के नजदीक जाते हुए आसपास के परिवेश का बारीकी से सर्वेक्षण भी कर रहा था। अब उसके सामने आ रहे कंकालों की ताकत मुख्य रूप से पांचवें या छठे सितारे पर थी, लेकिन कई बार एक साथ दसियों कंकाल दिखाई देते थे। लेकिन सौभाग्य से पार्थ का भ्रम विद्युत गति तकनीक बेहद तेज थी, जिसकी वजह से वे कंकाल उसे स्पर्श करने में भी सक्षम नहीं हो पाए। 40 गज के दायरे में प्रवेश करने के बाद पार्थ ने एक मानव कंकाल को देखा, जिसकी शक्ति 7वें सितारे के बराबर थी। ये मानव कंकाल 2 से 3 गज लंबा था और हड्डी से बना एक लंबा भाला लिए हुए था। जैसे ही वो अपने भाले को लहराता था तो दसियों गज का दायरा काली हवा से भर जाता था। पार्थ इस समय परेशान महसूस कर रहा था। अगर वो हमला उससे सीधे टकरा जाता तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाता। इसके अलावा 7वें सितारे के मानव कंकाल की रक्षा शक्ति भी काफी मजबूत थी। पार्थ ने अपने भ्रम विद्युत गति तकनीक को अधिकतम स्तर पर पहुंचा दिया और अपने पास मौजूद सभी कमजोर कंकालों डाला। इसके बाद उसने आखिरी कंकाल से लड़ने के लिए अपनी पवन विद्युत हथेली का उपयोग किया। पवन विद्युत कुपित नाग पार्थ ने बिजली और हवा के मिश्रण से बने विशाल नाग को 7वें सितारे के कंकाल की ओर भेज दिया, जो बिजली की गर्जना करते हुए उससे टकरा गया। बूम! उस हमले से कंकाल की हड्डियां काली पड़ गईं और कई जगह से चटक गईं, जिससे वो वहीं पर ढेर हो गया। पार्थ ने आगे बढ़ना जारी रखने से पहले एक गहरी सांस ली। पार्थ ने जब वहां मौजूद कब्रों पर नजर डाली तो उसने लापरवाही से उड़ने की हिम्मत नहीं की। केवल जमीन पर चलकर जाना ही थोड़ा सुरक्षित था। आसमान में अंधेरा देखकर पार्थ थोड़ा उत्तेजित हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि वैसे भी उसका उद्देश्य युद्ध अनुभव अर्जित करना ही था। उसके सामने मौजूद रहस्यमय कमरे में कई तरह के बहुमूल्य खजाने हो सकते हैं, यहाँ तक कि उन कब्रों के भीतर भी खजाने हो सकते हैं। लेकिन पार्थ समझ गया, चाहे वो कितनी भी जल्दबाजी क्यों न करे, तब भी उसे खतरे का सामना करना ही पड़ेगा। चलो इसे धीरे धीरे करते हैं। पार्थ के दिल की स्थिति धीरे धीरे शांत हो गई। फिर उसने जमीन पर बैठकर कुछ आध्यात्मिक गोलियां खा लीं। जल्द ही उसकी ऊर्जा फिर से चरम पर पहुंच गई। तब उसने आगे बढ़ना जारी रखा। पिछले 30 गज के दायरे में सभी कंकाल मुख्य रूप से 7वें सितारे जितने शक्तिशाली थे। पार्थ धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अपने सामने आने वाले कंकालों को मारता गया। जल्द ही वो भ्रम विद्युत गति तकनीक में और अधिक प्रवीण हो गया और ऐसा लगा कि उसके वज्र शक्ति विरासत के ज्ञान में वृद्धि हुई है। शुरुआत में पार्थ 7वें सितारे के 1 या 2 कंकालों के साथ बड़ी मुश्किल से लड़ पाता था, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 3 या 4 हो गई थी। 7वें सितारे के 4 कंकालों का एक साथ सामना करना अकल्पनीय था। पार्थ की वज्र शक्ति विरासत के साथ साथ उसकी गति में भी सुधार हुआ था और पवन विद्युत हथेली की शक्ति और भी बढ़ गई थी। वास्तव में केवल सच्ची लड़ाई से ही कोई सुधार कर सकता है। पार्थ बहुत खुश हुआ। 3 दिन बाद पार्थ उन कब्रों के आखिरी 10 गज की दूरी पर पहुंच गया। उसी समय एक और भी भयानक कंकाल जमीन से रेंगकर बाहर आ गया। इसकी हड्डियों में चांदी की तरह चमक थी और इससे निकलने वाली आभा की तुलना अर्ध पृथ्वी मंडल से की जा सकती थी। पार्थ की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई और उसने पहले हमला करने का फैसला किया। उसने अपनी पवन विद्युत हथेली की क्रूर और विनाशकारी शक्ति के साथ उस कंकाल पर हमला कर दिया। लेकिन चांदी का कंकाल हमलों की बौछार का सामना करने के बाद भी ऊपर उठने में सफल रहा। बूम! तभी एक भयानक ताकत ने पार्थ को उड़ते हुए दूर भेजा,
जिससे उसके मुंह के कोने से खून निकलने लगा। अर्ध पृथ्वी मंडल में पहुंचने के बाद इसका आक्रमण और बचाव दोनों काफी शक्तिशाली हो गए हैं। पार्थ ने एक गहरी सांस ली और अपनी रक्त रेखा शक्ति को सक्रिय कर दिया। अचानक से उसका अदृश्य चोगा फड़फड़ाया और पार्थ पारदर्शी छाया में बदल गया, जिससे कभी कभी बिजली की झिलमिलाहट भी निकल रही थी। अब चांदी का कंकाल थोड़े दबाव में आ गया था। ब्रह्म विद्युत गति तकनीक और अदृश्य चोगे की मदद से पार्थ की गति 7वें सितारे के बराबर हो गई थी। हालांकि इस स्थिति में भी वो चांदी के कंकाल को मारने में सक्षम नहीं था। जब कोई व्यक्ति अर्ध पृथ्वी मंडल में पहुंचता है तो उसकी विशेषताएं बहुत बढ़ जाती है। हालांकि चांदी के कंकाल की गति ज्यादा तेज नहीं थी, फिर भी वो 7वें सितारे के सामान्य योद्धाओं की तुलना में ज्यादा तेज था। 100 गज की दूरी तक पार्थ का पीछा के बाद चांदी का कंकाल रुक गया और वापस जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते वापस लौट आया। पार्थ ने एक सांस छोड़ी। ऐसा लग रहा था कि ये कंकाल आसानी से अपने इलाके को नहीं छोड़ सकता। कुछ घंटे आराम करने के बाद पार्थ की चोटें ठीक हो गई थी और उसकी ऊर्जा फिर से अपने चरम पर पहुंच गई थी। इसके बाद वो चांदी के कंकाल को चुनौती देने के लिए वापस लौटा। एक पल के बाद वो पार्थ के मुंह से खून निकला और वो तुरंत वापस लौट आया। एक और असफलता। पार्थ ने कुल 7 या 8 बार कोशिश की, जिसमें 2 दिन का समय लगा, लेकिन वो अभी भी कंकाल की बराबरी नहीं कर पा रहा था। बेशक पिछले 2 दिनों में उसकी ताकत भी बढ़ गई थी, जिससे वो उस चांदी के कंकाल के साथ कुछ हमलों का आदान प्रदान कर सकता था। इसे मारना इतना आसान नहीं है। यदि ये कंकाल इस क्षेत्र द्वारा प्रतिबंधित नहीं होता तो अब तक मैं निश्चित रूप से मर चुका होता। इसके बाद पार्थ ने सीधे लड़ना छोड़ दिया। उसके मन में जल्द ही एक विचार आया और फिर उसने एक अजीब सी मुस्कान के साथ लौहाश्व धनुष को निकाल लिया। इसके बाद उसने एक गहरी सांस ली और लौहाश्व धनुष के भीतर अपनी रक्त रेखा और आध्यात्मिक शक्ति प्रसारित कर दी। सु 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 एक के बाद एक 3 लौहाश्व तीर तेजी से कंकाल की हड्डियों के महत्वपूर्ण बिंदु में घुस गए। चोट लगने के बाद कंकाल ने एक बार फिर पार्थ का पीछा किया, लेकिन तीरों से निकल रही ठंडक के कारण उसकी गति धीमी हो गई थी। पार्थ, जो उससे 50 गज दूर खड़ा था, तुरंत 100 गज के दायरे से बाहर भाग गया। तीनों लौहाश्व तीर स्वचालित रूप से पार्थ के पास लौट आए और वो चांदी का कंकाल जिस तरह से आया था उसी तरह से वापस लौट गया। हे पार्थ ने एक बार फिर से लौहाश्व धनुष को उठाया और कंकाल की पीठ की ओर फिर से हमला कर दिया, जिससे उस कंकाल की गति और कम हो गई थी। जल्द ही पार्थ उस कंकाल पर 10 तीर चला चुका था। 4 घंटे बाद अंततः चांदी का कंकाल जमीन पर गिर पड़ा। आखिरकार पार्थ ने अपनी रक्त रेखा शक्ति को भी लौहाश्व धनुष में मिला दिया था, जिससे उसके तीरों की शक्ति 7वें सितारे की योद्धाओं के लिए भी खतरा बन सकती थी। अगले 2-3 दिनों तक पार्थ ने वहां की अंतिम 10 गज की दूरी को पूरा किया, जिसमें उसने 7वें सितारे के कई चांदी के कंकालों को मार डाला। आखिरकार पार्थ उन कब्रों के सामने पहुंच गया। उसके सामने लगभग 100 कब्रें मौजूद थी, जो केंद्र में बनी कब्र चारों ओर स्थित थे, जैसे कि वो किसी सम्राट के सामने झुक रहे हो। छोटी बिल्ली की काली आंखें घूमकर उन कब्रों की तरफ चली गई। पार्थ ने सोचा कि छोटी बिल्ली जरूर कब्रों में रखे खजाने के बारे में सोच रही है। ये सोचते हुए उसने अपनी दिव्य दाहिनी आंख का उपयोग किया और पास के कब्रों की जांच करने लगा। वो सभी कब्रें लगभग 3 गज बड़ी और 1 गज ऊंची दीवारों से ढकी थी। उसकी दाहिनी आंख उन दीवारों के पार और नीचे की स्थिति को भी देख सकती थी। उदाहरण के लिए निकटतम कब्र में एक ताबूत और कई अन्य सामान रखे थे। ये भी सच था कि कब्रों में लाशें जीवित होने पर बहुत शक्तिशाली रही होंगी, यहाँ तक कि मरने के बाद भी उनसे निकलने वाली आभा बेहद शक्तिशाली थी, जिससे आध्यात्मिक मंडल के सामान्य योद्धाओं को सांस लेने में दिक्कत हो सकती थी।
ये सभी कम से कम पृथ्वी मंडल के योद्धाओं की लाशें थीं। पार्थ ने कोई जल्दबाजी नहीं की। यहाँ के सभी कब्र अजीब और भयावह थे। कोई भी यहाँ प्रवेश करता है तो उसे सावधान और सतर्क रहना होगा, वरना उसकी जान कभी भी जा सकती है। पार्थ ने आगे बढ़ने से पहले पुष्टि की कि यहाँ पर कोई जीवित प्राणी या कोई अनजान खतरा नहीं था। लेकिन पहले उस पर हमला करने वाले कंकाल भी निश्चित रूप से जीवित नहीं थे। फिर कौन जानता था कि यहाँ किस तरह के खतरे हो सकते थे। अभी पार्थ झिझक ही रहा था, तभी छोटी बिल्ली एक कब्र के पत्थर पर उतरी और फिर हवा में फुर्ती से उछलते हुए केंद्र की ओर बढ़ गई। पूरी प्रक्रिया में छोटी चोर बिल्ली पर किसी तरह का हमला नहीं हुआ। क्या सच में यहाँ कोई खतरा नहीं था? पार्थ आश्चर्यचकित था, लेकिन छोटी बिल्ली की हरकतों को देखकर उसका दिल धड़क उठा। बिल्ली के व्यक्तित्व के हिसाब से अगर पार्थ उसके साथ नहीं रहा तो वो सब कुछ खुद रख लेगी। तो क्या होगा आगे? क्या पार्थ और छोटी बिल्ली को कोई बड़ा खजाना मिलने वाला है, या फिर आ जाएगी उन पर कोई बड़ी मुसीबत? और आखिर ये किस तरह की जगह है, और क्या पार्थ इस बात का पता लगा पाएगा? जानने के लिए आगे के चैप्टर पढ़ें और कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।